हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो शुरू करने से पहले हम आपको ऑथर का नाम याद कर लेना है, जो कि है खुशवंत सिंह। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। आज हम लोग इसको ख़त्म भी कर देंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो ये ऑथर कहना चाह रहा है कि जैसे सबकी ग्रैंड मदर बूढ़ी होती है, वैसे उनकी भी ग्रैंड मदर बूढ़ी ही थी। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। तो इससे आपको ऑथर की ईयर यानी एज पता चलनी चाहिए कि 20 years फॉर आई हैव सीन हर, यानी कि ऑथर की एज है 20 years। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू में आ सकता है, ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है कि व्हाट वाज द एज एंड many factors can be described in a question, right? I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब इससे ये भी समझ आ सकता है कि जो ग्रैंडफादर थे उसके, यानी कि ग्रैंड मदर के हस्बैंड, वो मर चुके थे, क्योंकि इसमें लिखा था कि हैड अ हस्बैंड। हैड हस्बैंड मतलब अभी हस्बैंड नहीं उनके। और लोग कहते थे कि वो बहुत सुंदर थी जब वो यंग थी, पर ऑथर कभी ये बिलीव ही नहीं कर पाता था, क्योंकि वो तो जब 20 साल से देख रहा है तब से उन्हें बूढ़ा और रिंकल्ड ही देख रहा है ना। अब आप किसी भी आदमी को इतने सालों तक देखोगे लगातार, तो आपके मन में तो वही इमेज होगी ना। सुंदर वाली इमेज कहाँ से आएगी जब आप उसको बूढ़ा ही देख रहे हो, है ना। लॉजिकल बात है। ठीक। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो अब ग्रैंड फादर की जो पोर्ट्रेट थी, यानी जैसे कि कोई ख़त्म हो जाता है तो उसकी फ़ोटो लगा दी जाती है, वॉल पे लगा दी जाती है, उसमें माला डाला जाता है, वैसे ही इसके ग्रैंड फादर की जो पोर्ट्रेट थी यानी फ़ोटो थी, वो भी ऐसी टांगी हुई थी ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। वाई, ये तो ओवर साइज फैशन करते थे, मतलब कि लूज फिटिंग क्लोथ्स एंड ही वोर अ बिग टर्बन। तो अब इससे आपको कैरेक्टर स्केच बनाने के लिए आ सकता है, तो आप उसमें लिखोगे कि ही वॉज अ, अब अच्छा कुछ भी लिख सकते हो, अपने मन से भी लिख सकते हो, ही वॉज अ काइंड पर्सन। वो थोड़ा अच्छा इंपैक्ट डालता है अगर क्वेश्चन को आपको बढ़ाना है तो ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। ठीक, ये तो ईजी है कि इसमें क्या समझाऊँ मैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। यानी उनकी जो बियर्ड थी यानी जो दाढ़ी थी, वो इतनी लंबी थी कि उनके चेस्ट को लगभग कवर कर लेती थी आधा। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। यानी वो इतने बूढ़े लगते थे कि लगता था कि वो 100 साल के हैं। समझ रहे हो ना बात को, कि उनका क्या था, एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे। ठीक है, बहुत बूढ़े थे, बूढ़े लगते थे मतलब। और उनकी बड़ी सी दाढ़ी थी, और वो लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे। ठीक। He did not look the sort of a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. तो इन दो लाइंस का मतलब ये है कि ऐसा लगता ही नहीं था कि वो बहुत यंग हैं, कि उनकी बीवी होगी और बच्चे होंगे। अभी लगता था खाली इनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, क्योंकि इतने बूढ़े आदमी के तो पोते पोते ही होते हैं ना, बच्चे थोड़ी, अभी बच्चे थोड़ी छोटे रहते हैं, है ना। लेकिन ये तो इलॉजिकल बात हो गई कि अगर उसके बच्चे ही नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। As for my grandfather being young and pretty, the thought was almost revolting. The thought was almost revolting का मतलब है कि मानने से इनकार करना, मतलब दिमाग में आप कुछ सोचो और वो इनकार कर दे कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सच था, लेकिन वो ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग था, मतलब वो मान नहीं पा रहा था उसका दिमाग। She often told us of the games he used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो फेबल्स क्या होते हैं? फेबल्स स्टोरीज होते हैं ना, एनिमल्स रहते हैं जिसमें मेनली एनिमल्स रहते हैं, पर मेनली इसका मतलब स्टोरीज से ही है अभी यहाँ पे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो अब ग्रैंड मदर की जब आपको कैरेक्टर स्केच होगा तो खैर अभी तो बहुत लंबा चैप्टर है, आपको सब लिख दोगे उसमें तो नंबर मिल जाएंगे। पर अभी यहाँ से जो मिल रहा है हमें कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, यानी वो हाइट में छोटी थी और मोटी थी। फैट, शी वॉज फैट एंड स्लाइटली बेंट, यानी बूढ़े में जैसे लोग थोड़े झुक नहीं जाते आगे, वो छड़ी पकड़ के चलते हैं, वैसे ही उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो शॉर्ट थी, फैट थी एंड शी वॉज स्लाइटली बेंट। ओके। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। मतलब उनके फेस में बहुत सारे रिंकल्स थे, जो कि पूरे पूरे मुंह में इधर से उधर फैले हुए थे, यानी रिंकल्स थे, पूरे मुंह में रिंकल्स थे उनके। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। मतलब ऑथर को लग रहा है कि जैसा वो देख रहा है वैसे ही हमेशा उसे वैसी ही रही है, वो छोटे से ऐसी ही रही हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। उसको लग रहा है कि वो इतनी बूढ़ी हो गई थी, इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उससे बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो 20 साल से एक ही एज पे कांस्टेंट है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल।
अब यहाँ से मतलब आपको समझने वाली बात है कि इसका आपको अगर मीनिंग आ जाए तो आप क्या लिखोगे। शी कुड नॉट हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब इसका क्या मतलब है, मतलब प्रिटी जो होती है वो आउटर ब्यूटी होती है। मैं आपको कितनी बार अभी बताया कि ऑथर सोचता था कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो कभी भी सुंदर हो ही नहीं सकती, पर ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था, वो बहुत सुंदर थी। वो जब यंग थी तब सुंदर थी, कोई भी इंसान होगा वो यंग जब होगा तो सुंदर ही होगा, ज़्यादातर मतलब मोस्टली, सब नहीं। हाँ, तो and had stayed at the same age for 20 years, she could never have been pretty। हाँ, तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या है यहाँ से, ब्यूटीफुल का मतलब इनर ब्यूटी है और प्रिटी का मतलब आउटर ब्यूटी है। इनर ब्यूटी यानी कि वो अंदर से बहुत ब्यूटीफुल थी, यानी अंदर से बहुत काइंड थी, अच्छी थी, पर बाहरी ब्यूटी उनके अंदर नहीं थी, ऐसा ऑथर का सोचना था। पर ये गलत सोच थी, ठीक है। She hobbled about the house in spotless white and with one hand resting on her waist to balance the stoop and the other telling the beads of her rosary। ठीक। अब इसका मतलब हॉबल्ड का मतलब आप यहाँ समझ लो बस कि घूमती रहती थी, पूरे घर में घूमती रहती थी और एक हाथ उनके कमर में ही रहता था हमेशा। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer। तो इसका मतलब ये है कि उनका सिल्वर लॉक से मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझो, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो चाहे तो इसको आप। सिल्वर लॉक्स मतलब ग्रे हेयर, ठीक, सफ़ेद बाल। वो स्कैटर्ड अनटाइडली मतलब वो ब्यूटी पे ध्यान नहीं देती थी। मतलब ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे, तो इस बात से तो यही लग रहा है कि वो ब्यूटी पे ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं थी और इसीलिए ऑथर को लगता था वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो उस तरीके से रहती ही नहीं थी कि वो सुंदर दिखे। वो सुंदर दिखना ही नहीं चाहती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं वो अनटाइडली, उनके जो बाल थे हमेशा अनटाइडी रहते थे, कभी सेटल नहीं रहती थी, तो अगर उन्हें सुंदर दिखना होता तो वो सेटल रखती ना, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment। अब यहाँ पे बात आती है that what is pure white serenity। तो इस चैप्टर में क्या है, पहली बात तो अब ये समझो कि इस चैप्टर में बहुत सारे ईडियम्स हैं, बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो समझ नहीं आएंगी आपको। पहला चैप्टर है क्लास 11 का, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं हूँ आपके साथ, बाकी गूगल तो है ही यार, कुछ भी देख लो, ठीक है। वैसे ईडियम अगर नॉर्मल मीनिंग्स भी ना आए आपको, जैसे छोटी छोटी मीनिंग्स और भी हैं इसमें डिफिकल्ट, तो वो आप देख सकते हो कहीं से, डिक्शनरी से देख सकते हो, ईजी वर्ड्स है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, सब आ जाएगा आपको। तो एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी रिफर्स टू द काम पीसफुल सेरीन कैरेक्टर, ठीक है, and conduct of the author's grandmother। She is compared to the peaceful winter landscape in the mountains। ठीक समझ रहे हो ना बात को, वो पीसफुल विंटर लैंडस्केप यानी जो विंटर में जो लैंडस्केप होते हैं, माउंटेन्स कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, उससे उनको कंपेयर किया गया है, ठीक। My grandmother and I were good friends। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together। ठीक, समझ रहे हो ना इतनी बात। अगर कोई डिफिकल्ट लाइन आती है तो फिर मैं समझाता हूँ आगे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school। She said a morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school। She carried several stale chapatis with her for the village dogs। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in the prayer in a chorus। My grandmother sat inside reading the scriptures। तो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं हम बात को कि जब जो ऑथर के जो पेरेंट्स थे वो उनको कहाँ पे छोड़ गए थे, वो उनको रूरल सिटी में छोड़ गए थे अपने ग्रैंड मदर के साथ, ठीक है ना। और वो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए थे, वो लोग सिटी में शिफ्ट हो गए थे। ये नॉर्मल सी बात है, समझ जाओगे आप, है ना। तो वो अटैच हो गया था अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उन्हीं के साथ रहता था, वहीं उनको रेडी करती थी सुबह। और वो इनऑडिबल प्रेयर जो भी ऊपर वर्ड आया था उसका क्या मतलब है, यानी कि जैसे जपते हैं ना, जैसे भगवान का नाम जपते हैं, वही वो करती थी, बस वो ऐसा करती थी कि आवाज़ बाहर नहीं आती थी, खाली लिप्स के जो मूवमेंट से हम जान पाते थे कि वो ये कर रही हैं।
और वो ऑथर को भी ये याद कराना चाहती थी, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली सुनाती रहती थी उसको। लेकिन ऑथर ने कभी उसको याद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ सुनता था। तो उनकी प्यारी, इतनी आवाज़ प्यारी थी कि वो इसलिए सिर्फ सुनता था, बाकी उसको याद करने की कोई चिंता नहीं थी, उसने कभी याद भी नहीं किया उसको। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब इसका मतलब ये है कि जब ग्रैंड मदर और वो जाते थे तो वो कुत्तों के लिए, यानी डॉग्स के लिए, चपाती या कुछ भी खाने का आइटम ले जाते थे जो उनको फीड करवाते थे। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है ये भी। तो वो टेम्पल के सामने उसका स्कूल था। ठीक है, तो जो ग्रैंड मदर थी वो टेम्पल में हमेशा वेट करती थी जब तक वो स्कूल में था, और जब वो निकलते थे साथ में तो वो डॉग को फीड करते हुए फिर जाते थे। ठीक। When my parents were comfortably settled in city, they sent for us. Sent for us का मतलब होता है बुलाना. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of her city house. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being around, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. तो अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि जब ग्रैंड मदर और वो वहाँ पे रहते थे, मतलब रूरल सिटी में रहते थे, रूरल में रहते थे, सॉरी, रूरल एरिया में रहते थे, तो जब ग्रैंड मदर वहाँ पे हेल्प कर देती थी इसको, खुशवंत सिंह की हेल्प कर देती थी पढ़ाई में, क्योंकि वहाँ पे हिंदी ज़्यादातर पढ़ाई जाती थी और स्क्रिप्चर्स, है ना, ये सब पढ़ाया जाता था, तो ग्रैंड मदर जो थी इसकी वो हेल्प करती रहती थी। पर जब ये सिटी में शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप में एक दरार टाइप की आ गई, क्योंकि अब ग्रैंड मदर उसको रेडी नहीं करती थी, और वो मोटर बस से जाता था हमने स्कूल, तो ग्रैंड मदर जाती भी नहीं थी उसके साथ। और जो उसका सिलेबस था वो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी हाई लेवल का हो गया था, जो कि ग्रैंड मदर नहीं पढ़ा पाती थी, और इसीलिए उनकी फ्रेंडशिप में एक दरार सी आ गई। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। या तो द वर्ल्ड बिंग राउंड कहाँ पे थे हम, हाँ। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. To her music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. When I decided to go abroad, sorry, when I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandfather accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. तो अब इस पैरा में बताया गया कि ग्रैंड मदर अपना टाइम कैसे पास करती थी, है ना। तो वो स्पैरोज को फीड करती थी, और वो सबसे अच्छा टाइम होता था उनका दिन का, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती थी घर में, वो सिर्फ अपने काम में बिजी रहती थी। स्पिनिंग व्हील के पास बैठे बैठे वो प्रेयर करती रहती थी, और बाकी टाइम में वो क्या करती थी कि स्पिनिंग व्हील, देखिए पहले तो हो गया स्पिनिंग व्हील, दूसरा हो गया फीडिंग स्पैरोज, एंड तीसरा हो गया डूइंग प्रेयर्स। ओके, बस इतनी तीन चीज़ें जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. मतलब क्या था कि उसको 5 साल के लिए अब दूर जाना था पढ़ाई के लिए, और उनकी एज इतनी ज़्यादा थी कि उसको पता भी नहीं था कि वह जब वापस आएगा तो उससे ग्रैंड मदर मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। इसलिए वो काफ़ी अपसेट था, उसकी ग्रैंड मदर भी अपसेट हो जाएंगी, ये उसको लगा था, पता था मतलब। ठीक। But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished
the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. मतलब वो एक अच्छा मूवमेंट बता रहा है कि जब वो लौट के आए तब भी उसकी माँ सॉरी ग्रैंड मदर जिंदा थी. ठीक. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look at a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest movements were with the sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. तो अब वैसा एक दिन आया जिस शाम को उन्होंने प्रे नहीं किया. ऐसा पूरी ज़िंदगी में उसके पहली बार हुआ था ऑथर की. उसने देखा कि वो प्रे नहीं कर रही और उन्होंने करा क्या कि अपनी नेबरहुड की जितनी भी वुमेन्स थी उनको इकट्ठा करा और एक ड्रम बीट करवाई. ठीक है. होम कमिंग वॉरियर्स, ये सॉन्ग जो होता है होम कमिंग का, वो उन्होंने बजवाया. ठीक. The next morning, she was taken ill. It was mild fever, and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of last chapter of her life, she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed praying and telling her beads, even before we could suspect her lips stopped moving. And the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. ठीक. अब उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो डेड, यानी शी डाइड. ओके. उसका जो लाइफ थी वो चली गई थी और उन्होंने प्रे करना अचानक बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से बात करके अपना समय नहीं ख़राब करूँगी, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि मरने से कुछ घंटों पहले मैं प्रे कर रही होंगी और इसलिए मैं प्रे ही करूँगी. तुम लोगों से बात करके मैं अपना टाइम नहीं ख़राब करूँगी. उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस बात का, पर उन्होंने उसका ध्यान नहीं किया, इग्नोर कर दिया और वो अपना काम करती रही. अब बात आती आगे. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead, are stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched them some bread for them. She broke it into little crumbs. Sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. अब यहाँ पे बात समझने वाली है. ठीक है ना. अब ये जो लास्ट वाला पैरा है ये काफ़ी डीप मीनिंग रखता है. क्यों डीप मीनिंग रख रहा है? क्योंकि अब इसमें ये बताया गया है कि जो स्पैरोज थी उनका क्या रिएक्शन रहा ग्रैंड मदर के ख़त्म होने पर. तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई. पहली बात तो ये कि जब उनका जो डेड बॉडी थी वो जब लेटाई गई तो उनके आसपास इतनी सारी स्पैरोज इकट्ठा हो गई कि वहाँ पे भीड़ लग गई उनकी. ठीक है. हज़ारों स्पैरोज आ गई और जब उनको ब्रेड फीड करी गई तो उन्होंने खाया तक नहीं. मतलब डेली उनको वो खिलाती थी तो वो खाती थी, पर उन्हें जैसे उनके मदर को लगा, ऑथर की मदर को लगा कि वो शायद खाने के लिए आई हैं, तो वो खाने के लिए नहीं आई थी. यहाँ पे बताया गया कि एनिमल्स आर सो अडिक्टिव टू गुड हैबिट्स ऑफ ह्यूमंस, राइट. अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हो तो वो भी आपके लिए दुखी होंगे, वो भी आपसे अटैच हो जाएंगे, है ना. अनलाइक ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में यहाँ पे बताया गया है कि कितना डिफरेंस होता है. जहाँ पे एक ह्यूमन को नहीं प्यार कर सकते, वहीं पे एनिमल उसी ह्यूमन को कितना प्यार कर सकते हैं वहीं बताया गया है ना. तो ऐसे ही इसमें बताया गया है. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. मतलब उन्होंने नहीं खाया और जब तक उनकी डेड बॉडी वहाँ पर रही वो वहाँ बैठे रहे और जैसे ही वो चली गई तो वो भी उड़ गए, है ना. बस यही यहाँ पे स्टोरी एंड हो जा रही है. तो इसका क्या थीम था कि चलिए आपको समरी एक बता ही देता हूँ मैं एंडिंग में, कि एक ऑथर होता है, जो ऑथर है खुशवंत सिंह,
वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक रूरल प्लेस में रह रहा होता है, और वहाँ पे उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ा होता है। पर जब कुछ समय बाद जब उसको वापस बुला लेते हैं वो, तो उन ग्रैंड मदर और ऑथर की फ्रेंडशिप में काफ़ी दरारें आ जाती हैं, क्योंकि वो दूर हो जाते हैं। वहाँ पे वो साथ में रहते थे, साथ में जाते थे, साथ में घूमते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे बहुत डिस्टर्ब हो जाती है लाइफ, और ग्रैंड मदर जो होती है उनकी काफ़ी अपसेट हो जाती है, और वो प्रेयर करना एक दिन बंद कर देती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि उनका एंड नियर आ चुका है। तो वो पहले चेकअप करवाते हैं, फिर नेबर्स को बुला के वो खिलाती पिलाती जो भी होता है, ठीक है, वो पुण्य का काम करते हैं, जो भी आपको पता ही होगा, है ना। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाती है तो स्पैरोज का रोल दिखाया गया है कि वो कितना प्यार करती है, कितना अटैच्ड होती है वो ग्रैंड मदर से। ठीक है, बस यही यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, या फिर वीडियो आ ही जाएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।